नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, बात करेंगे हम संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो बात करते हैं हम भाग 2 में। जी हाँ, भाग 2 यानी कि नागरिकता की भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक किसके बारे में बताया है? नागरिकता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो वर्णन किया है वो नागरिकता के बारे में किया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नागरिकता हम लोगों को कैसे मिलती है या कैसे हम लोग नागरिकता को पा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बात करें हम नागरिकता की। जी हाँ मित्रों, बात कर रहे हैं हम नागरिकता की। तो नागरिकता, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में दोस्तों, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है मित्रों? एकल नागरिकता। वहीं बात करें अगर अमेरिका की, हम अमेरिका की कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है। तो अगर भारत में बात कर रहे थे तो एकल नागरिकता, लेकिन अगर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बात करें हम कि जैसे नागरिकता संबंधी कानून, अगर हम बात कर रहे हैं नागरिकता संबंधी कानूनों की, संबंधी कानून। जी हाँ मित्रों, बात करें, प्रश्न बनता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो होते हैं वो कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, या भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों, नागरिकता संबंधी कानून जो है वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। नागरिकता संबंधी जो कानून है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो कौन बनाता है? वो संसद बनाती है, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं प्रश्न बनता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम, जी हाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? लेकिन कब ये पारित किया गया मित्रों? 1955 में। कब? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया वो कब किया गया? 1955 में। लेकिन इसमें दोस्तों संशोधन बहुत हुए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम में बहुत संशोधन हुए हैं। अगर संशोधनों की बात करें, संशोधन कब कब हुए, इसमें अगर संशोधन पूछ लेता है कि संशोधन कब कब हुए, तो संशोधनों की बात करें तो इसमें 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ। ये संशोधन समय समय पर भारतीय नागरिकता अधिनियम में होते गए हैं। प्रश्न बनता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से। नागरिकता की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात आ जाती है, या प्रश्न पूछ लेता है कि दोहरी नागरिकता किस देश में है, तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अमेरिका में है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं नागरिकता संबंधी कानून पूछ लेता है कि नागरिकता संबंधी कानून मित्रों कौन बनाता है, ये कौन प्रावधान बनाता है। तो ये संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। नागरिकता संबंधी कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम मित्रों 1955 में पारित किया गया, लेकिन इसमें समय समय के अंतराल पर इसमें संशोधन होते रहे। अब संशोधन कब कब हुए हैं, तो 1986 में संशोधन हुआ है, 1992 में संशोधन हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में भी हुआ है। ये समय समय के अंतराल पर इसमें संशोधन होते रहे हैं। वहीं
अगला प्रश्न बनता है, हम लोगों के जहन में एक बात आती है मित्रों कि भारत की नागरिकता को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको, भारत की नागरिकता को हम कितने तरीके से, 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5 तरीके से, 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न बनता है कि भारत की नागरिकता को हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 5 तरीके मित्रों कौन कौन से हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस क्लास में मित्रों या इस चैनल के माध्यम से जो आपको क्लास दी जा रही हैं, क्लास जिन जिन क्लासों में जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं मित्रों, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न बनता है कि भारत की नागरिकता को हम 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं मित्रों? नंबर 1 पर आता है जन्म के द्वारा। कौन सी? जन्म के द्वारा। जन्म के द्वारा हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है वंश के द्वारा। किसके? वंश के द्वारा। अब ये जन्म क्या है, वंश क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा है वंश के द्वारा, तीसरा है मित्रों, तीसरा क्या है? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा। चौथा है मित्रों देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा। और 5वां है दोस्तों जो लास्ट है वो है भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा। भारत की नागरिकता को हम 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 जन्म के द्वारा, नंबर 2 वंश के द्वारा, नंबर 3 पंजीकरण के द्वारा, नंबर 4 है मित्रों देशीकरण के द्वारा और नंबर 5 है मित्रों भूमि अर्जन के द्वारा। आप इस क्लास को ध्यान से देखें मित्रों, आपको 1 या 2 बार पढ़ने के बाद ही ये क्लास आपके बिल्कुल दिमाग में सटीक बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी? जन्म के द्वारा, कि हम जन्म के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहली की जन्म के द्वारा। मैं आपको खोल के बताता हूँ कि ये जन्म के द्वारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म के द्वारा कैसे प्राप्त होगी मित्रों? तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हो। यदि किसी व्यक्ति का 26 जनवरी किसी व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हो। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो, कहाँ हुआ हो? भारत में। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जन्म के द्वारा मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए। लेकिन उसके माता पिता भारतीय हों। ऐसे नहीं है कि कोई विदेशी कपल जो है यहाँ घूमने के लिए आया और उसके यहाँ जो है डिलीवरी हो गई, तो ये नहीं है कि उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा मित्रों। जन्म के द्वारा इसका प्रावधान ये है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय हैं और उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, तो उसको यहाँ की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? बात करते हैं हम दूसरे की, यानी कि वंश के द्वारा। किसके? वंश के द्वारा। नंबर 2 वंश के द्वारा, कि हम वंश के द्वारा हमको कैसे प्राप्त होगी। तो वंश के द्वारा मित्रों कैसे प्राप्त होगी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म भारत के बाहर होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यदि किसी के माता पिता भारतीय हैं और वो कहीं बाहर घूमने गए देश के,
और जब देश के बाहर घूमने गए वहाँ उनकी डिलीवरी हो गई। अब जब कोई बच्चा वहाँ दूसरे देश में पैदा हो गया लेकिन उसके माँ बाप हमारे देश के हैं, वर्तमान समय में हमारे देश की नागरिकता उनके माँ बाप के पास है, तो उस बच्चे को स्वतः ही हमारे देश की नागरिकता प्राप्त होगी। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म भारत के बाहर हो, जन्म भारत के बाहर हो, लेकिन उसके माता पिता कौन हो? भारतीय हो। माता पिता भारत के नागरिक हों, तो उसको जो है स्वतः ही क्या हो जाएगी? नागरिकता भारत की मिल जाएगी। जैसे मैं आपको कुछ लोगों की समझ में आ गया होगा या कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जन्म के द्वारा अगर किसी को प्राप्त हो रही है, अर्थात जैसे हमारे माता पिता इस समय भारतीय हैं, हमारे माँ बाप के पास में जो है भारत की नागरिकता है, और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद में, जैसे मान के चलो हमारे माँ बाप भारतीय हैं और हमारा जन्म हुआ है यहाँ पर भारत में, तो हमको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई है। मिल गई नहीं मिल गई दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता कहाँ के हों? भारत के हों, तो उसको जो है स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर वंश के द्वारा की बात करें कि वंश के द्वारा कैसे मिलेगी, तो जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद जैसे हमारे माँ बाप जो है कहीं बाहर विदेश घूमने गए, हमारे माँ बाप के पास में भारतीय नागरिकता है मित्रों, और हमारे माँ बाप जो है कहीं बाहर देश के बाहर किसी दूसरे देश में घूमने के लिए गए और वहाँ पर उनको कोई डिलीवरी हो गई, उनके कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप जो है भारतीय हैं। क्लियर है मित्रों? तो जन्म के द्वारा हो गई, वंश के द्वारा हो गई। अब बात करेंगे हम किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा, कि पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त होती है। तो पंजीकरण के द्वारा की बात करें मित्रों, नंबर 3 पर आता है, नंबर 3 पर आता है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा, कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मित्रों कैसे प्राप्त होगी। तो पंजीकरण के द्वारा जो भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई उसके अलग अलग प्रावधान हैं। कैसे? भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए जाने पर भारत की नागरिकता के लिए, जी हाँ मित्रों, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किए जाने पर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक किए जाने पर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किए जाने पर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, पंजीकृत कर सकती है। इसका मतलब ये है मित्रों, जैसे पंजीकरण के द्वारा का अर्थ होता है कि भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन किया। जब किसी व्यक्ति ने आवेदन किया तो उस आवेदन के ऊपर केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है, लेकिन उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि किस किस व्यक्ति को केंद्रीय सरकार जो है भारत का नागरिक बना सकती है। अब उसमें नियम क्या हैं मित्रों? नियम है, जैसे नियम क्या क्या हैं कि वह आवेदन करने से पहले भारत में 7 वर्ष तक रहा हो। वह व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है वह व्यक्ति
आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। वह व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है वो भारत में कितने वर्षों तक रहा हो? 7 वर्षों तक। जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है यहाँ की नागरिकता के लिए मित्रों, वो व्यक्ति नागरिकता में आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के योग्य माना जाता है। दूसरी शर्त क्या है मित्रों? दूसरी शर्त है इसमें कि भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, शादी की हो, अर्थात जैसे किसी विदेशी व्यक्ति ने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण से पहले यानी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भारत का साधारण रूप से 7 वर्ष तक रहा हो। पंजीकरण कराने से पहले भारत में साधारण रूप से 7 वर्ष तक रहा हो। यदि कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से पहले वह भारत में साधारण रूप से 7 वर्ष तक रहा हो। कितने वर्ष तक मित्रों? 7 वर्ष तक रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता पाने के योग्य माना जाता है। तीसरी जो शर्त है मित्रों, तीसरी शर्त क्या है इसमें? तीसरी शर्त है कि पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के माता पिता को भारत की नागरिकता मिल गई हो। पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण करा रहा हो, पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के माता पिता को भारत की नागरिकता मिल गई हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप को जो है भारत की नागरिकता मिल गई हो, भारत के नागरिक हों, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता पाने के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो भारतीय नागरिकता के योग्य माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया किसके द्वारा? जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा। ये 3 तरीके मैंने मित्रों आप लोगों को बताए हैं, ये नागरिकता से संबंधित हैं। प्रश्न बनता है कि क्या व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और यदि कर सकता है तो उसके क्या क्या नियम हैं, या जन्म के द्वारा कैसे कैसे प्राप्त कर सकता है, या वंश के द्वारा कैसे, ये प्रश्न बनता है मित्रों। अगला है देशीकरण के द्वारा। अगला है मित्रों, चौथा है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा चौथा है मित्रों देशीकरण के द्वारा। ये देशीकरण क्या होता है, इसके ज़रिए से भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो इसमें शर्तें हैं मित्रों कि दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी हो और भारत सरकार को यह सूचना दे दी हो कि आप हमें भारत की नागरिकता देंगे। बात समझ में आ रही है मित्रों? इसमें शर्त है कि दूसरे देश की नागरिकता, जैसे कोई व्यक्ति है उसने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी हो, दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी हो और भारत सरकार को
और भारत सरकार को यह सूचना दे दी हो, दूसरे व्यक्ति की दूसरे देश की नागरिकता छोड़ दी हो और भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को ये सूचना दे दी हो कि आप हमें भारत की नागरिकता देंगे। इसमें दूसरी शर्त क्या है मित्रों? दूसरी शर्त है इसमें कि यदि वह भारत सरकार के लिए काम किया हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में भारतीय सरकार के लिए काम करता हो, ऐसा व्यक्ति यदि वह व्यक्ति भारत सरकार के लिए काम किया हो, ऐसा व्यक्ति जो विदेश में भारतीय सरकार के लिए काम कर रहा है, चाहे वो गुप्त तरीके से काम कर रहा है या जो भी काम होते हैं मित्रों, अगर भारत की सरकार के लिए ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि 6 महीने, यदि वह व्यक्ति भारत सरकार के लिए काम किया हो, लेकिन कितने समय तक किया हो? 12 वर्ष तक किया हो। 12 वर्ष तक, कितने समय तक उसने काम किया हो? 12 वर्ष तक। लेकिन यह कम भी की जा सकती है, यह समयावधि कम भी की जा सकती है। ये सरकार के ऊपर है कि वो उसको कितना कम करेगी। ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय सरकार के लिए काम किया हो 12 वर्षों तक, लेकिन सरकार चाहे तो इसको जो है समयावधि को कम भी कर सकती है। क्लियर है? अगर ये दोनों शर्तें, अगर वो दोनों में से कोई भी शर्तें जो है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होती हैं तो वो देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वहीं बात करें आखिरी 5वां पॉइंट है मित्रों कि भूमि अर्जन के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा किसी व्यक्ति को कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ये इसमें बताया गया है कि भारत ने किसी दूसरे देश के, मान के चलो जैसे भूमि अर्जन का मतलब है भूमि अर्जन के द्वारा कैसे दूसरे व्यक्तियों को हमारे देश की नागरिकता प्राप्त होगी, तो भारत ने किसी दूसरे देश के भूभाग को, जी हाँ मित्रों, भारत ने किसी दूसरे देश के भूभाग को, जी हाँ मित्रों, भारत ने किसी दूसरे देश के भूभाग को जीत लिया हो, भूभाग को जीत लिया हो, किसी दूसरे देश के भूभाग को जीत लिया हो, तो वहाँ के लोगों को या हो तो वहाँ के लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों? जैसे भारत और किसी अन्य देश में युद्ध होता है और भारत किसी दूसरे देश के जो है भूभाग को जीत लेता है, तो उस भूभाग में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट बताए हैं दोस्तों कि भारत की नागरिकता जो है कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा मित्रों कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है, भारत की नागरिकता कैसे जो है छोड़ी जा सकती है। भारत की नागरिकता का अंत, अब तक तो मैंने आपको बताया मित्रों कि भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे होगी, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा आपको कि भारत की नागरिकता छूटेगी कैसे।
तो यह 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? भारत की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। इसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके से भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है। कौन कौन सा है? नंबर 1 पर आता है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता उसको मिल गई है, तो उस व्यक्ति की जो भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नंबर 2 पर आता है किसी व्यक्ति ने स्वतः ही नागरिकता छोड़ दी हो। किसी व्यक्ति ने स्वतः यानी कि खुद स्वतः ही नागरिकता छोड़ दी हो, स्वेच्छा से। ऐसा व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से स्वतः ही अपनी नागरिकता जो है छोड़ दी हो, तो वो जो है भारत की नागरिकता का अंत हो जाएगा। नंबर 3 पर आता है मित्रों, तीसरी शर्त क्या है इसमें? तीसरी शर्त है मित्रों इसमें कि यदि सरकार ने नागरिकता से वंचित कर दिया हो। बात समझ में आ रही है? नंबर 1 पर था किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, या किसी व्यक्ति ने स्वतः ही भारत की नागरिकता छोड़ दी हो तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। या तीसरे पर आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको भारत सरकार ने नागरिकता से वंचित कर दिया हो। यदि सरकार ने नागरिकता से वंचित किया हो। अब किस व्यक्ति को वंचित किया जाएगा? इसमें तरीके हैं। इसमें जो है तरीके हैं कि किन किन व्यक्तियों को जो है भारत की सरकार जो है नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे ऐसा व्यक्ति जिसकी संविधान के प्रति अनिष्ठा हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी संविधान के प्रति, जो भारतीय संविधान है उसके प्रति अनिष्ठा हो, उसको जो है भारत की सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। या शत्रु की सहायता की हो, किसी शत्रु देश की सहायता की हो। बात समझ में आ रही है? किसी शत्रु देश की सहायता की हो। या पंजीकरण करवाने के 5 वर्ष के अंदर, पंजीकरण करवाने के 5 वर्ष के अंदर, जैसे किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाया और जिसमें समयावधि 7 साल थी मित्रों, तो पंजीकरण करवाने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश ने सज़ा सुना दी हो। 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश ने सज़ा सुना दी हो, उसको जो है क्या कर दी हो? सज़ा सुना दी हो। या अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट है मित्रों, अगला पॉइंट है इसमें कि किसी भारतीय स्त्री ने विदेशी पुरुष से विवाह किया हो। किसी भारतीय स्त्री ने विदेशी पुरुष से विवाह किया हो। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगला है 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत से बाहर
रहा हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ फिर से, भारत की नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। तो भारत की नागरिकता का अंत मित्रों 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या किसी व्यक्ति ने स्वतः ही नागरिकता छोड़ दी हो, या ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय सरकार ने नागरिकता से वंचित कर दिया हो। अब वो वंचित भारतीय सरकार किस किस व्यक्ति को कर सकती है, वो इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी संविधान के प्रति अनिष्ठा हो, या शत्रु देश की सहायता की हो, या पंजीकरण करवाने के 5 वर्ष के अंदर, जो भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश ने सजा सुना दी हो, या किसी भारतीय स्त्री ने विदेशी पुरुष से विवाह किया हो, तब भी जो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो मित्रों, तो वो भी, उसकी भी जो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। मैंने इस क्लास में भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, और उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।